हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहली बार गुड आफ्टरनून, पहली बार गुड आफ्टरनून। चलिए, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। सब लोग आ गए हैं वापस, सब लोग आ गए हैं। स्टार्ट करें हमारा नया चैप्टर 3D ज्योमेट्री। जो वेक्टर के जो क्वेश्चंस मैंने अभी बोला जो बचे हैं उसके लिए शेड्यूल आपके पास उसमें हो जाएगा, ऐप पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लिए। या तो हाफ आवर की 2 क्लास रहेगी या फिर 1 आवर की 1 क्लास ले लेंगे हम एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन कंप्लीट करेंगे उसको। तैयार है सब लोग? स्टार्ट करें। 3D ज्योमेट्री थोड़ा बहुत 11th क्लास में सीखा था, याद है? वो भूल गए सब कुछ? याद नहीं आप कुछ? 3D मूवी देखते हैं हम लोग, सब लोग। आजकल तो हर एक मूवी जो है 3D में आ रही है, राइट राइट राइट। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग के बाद गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। चलिए, तो क्या पूरी की पूरी एनर्जी बरकरार है? एनर्जी स्टोर्ड है? स्टार्ट किया जाए, कार्यक्रम शुरू किया जाए। ऑल राइट, तो पूरी एनर्जी लगाकर स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर 3D ज्योमेट्री। एनर्जी डबल होनी चाहिए, वेक्टर से डबल होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर चैप्टर के मार्क्स भी जो है वो डबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन को भर डालेंगे जय माता दी के साथ में, क्योंकि स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर दैट इज 3D ज्योमेट्री, और ये होने वाला है सीरीज का आपका आखिरी चैप्टर। तो एक बहुत ही अच्छी जो है, बहुत ही अच्छी जर्नी जो हम यहां पर कवर करके आ रहे हैं। बहुत हमारा जो भी डिस्कशन रहे, इंटरेक्शन रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री, राइट। ऑल राइट, तो देयर वी गो। देखिए, सबसे पहले बात करें चैप्टर के वेटेज की। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के वेटेज की। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही खास है, क्योंकि इंटीग्रल्स के बाद में ये चैप्टर है जो बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर है आपके 9 मार्क्स का। यहां पर एक क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स का आएगा, एक 3 मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का। तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आएंगे। तो बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने बोला मार्क्स डबल है तो एनर्जी भी आपकी डबल होनी चाहिए। ऑल राइट, स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3D ज्योमेट्री। यहां पर 11th क्लास में हमने 2D ज्योमेट्री के बारे में बात की थी। जहां पर एक एक्स एक्सिस थी और जहां पर एक वाई एक्सिस थी, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते थे। एक हमारे पास एक्स एक्सिस थी और एक वाई एक्सिस थी, इस तरीके से हम बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर आपके पास एक और एक्सिस पिक्चर में आ गई है, जो कि है आपकी जेड एक्सिस। तो यहां पर 3 एक्सिस, इसलिए इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल क्यों हुआ? क्योंकि पहले हमारे पास 2 ही डायमेंशन थी, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन अब हमारे पास एक आउट ऑफ द प्लेन, अब आपके पास हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन भी एक एक्सिस है, तो इसलिए बोल रहे हैं 3D ज्योमेट्री। अब स्टार्ट करते हैं उसी बेसिक के साथ में, जिस बेसिक के बारे में आपने बात की है 11th क्लास में। तो हमारे पास ये मेनली ये 3 एक्सिस हैं, राइट। मैं आपको दिखा देता हूं, विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये 3 एक्सिस हैं, राइट। ये हमारे पास वो 3 एक्सिस हैं। ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। आप अपने रूम का कोई भी एक कॉर्नर अगर पकड़ लेंगे, मान लो ये रूम है मेरे पास, अगर मैं वो नीचे वाला वहां पर राइट में जो बॉटम राइट में जो कॉर्नर अगर उसको मैं पकड़ लेता हूं, तो वो है मेरा ओरिजिन। तो ये जो एज ऊपर की तरफ जा रही है आपकी वाई एक्सिस, जो एज मेरे नीचे की तरफ यहां से जा रही है हमारी एक्स एक्सिस, और जो एज बाहर की तरफ जा रही है उधर से नीचे की तरफ, वो है मेरी जेड एक्सिस। तो वो कॉर्नर आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे मैं दिखाना चाह रहा था, यही होगा वो कॉर्नर, इस तरीके से। तो अगर आप अपने रूम का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा आपको, इस तरीके से। ये वो कॉर्नर होगा। कुछ जो है डाउट है, लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे अंशुल।
2 लेक्चर। क्यों सर? क्योंकि हमारा वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए। कोई दिक्कत? इट इज गिवन देयर द फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है। अनटिल अनलेस के आपको इन्फॉर्मेशन, धीरेन्द्र तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो आपको ए डॉट बी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस के आपको इन्फॉर्मेशन ही क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से दी जा रही है। राइट, ऑल राइट। तो ये हमारी तीनों एक्सिस है। अब देखिए यहां पर जो भी हम बात करेंगे पूरा स्पेस में बात करेंगे। पहले आप ये बात करते थे तो आप इस प्लेन में बात करते थे, प्लेन के बाहर नहीं आते थे। अब क्योंकि ये जेड एक्सिस आपके आउट ऑफ द प्लेन आ गई है, इसलिए अब आप आउट ऑफ द प्लेन भी बात करने लगे हैं। इसीलिए जब हम 3D मूवीज देखते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन से बाहर आ जाता है वो किसकी वजह से होता है? वो इसी जेड एक्सिस की वजह से होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है आपकी आंखों के सामने इस तरीके से घूम रहा है और आप यहां देख पा रहे हैं उसको। वो क्यों होता है? वो इस एक्सिस की वजह से होता है। और इसी वजह से 2D मूवीज में सारी बातें इस प्लेन में होती है, तो प्लेन के बाहर कुछ नहीं आता। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 3D। अब आप देखें यहां पर आपके पास एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लें, पॉइंट यहां पर है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी 3D में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोई भी पॉइंट अगर मैं यहां पे लेता हूं, है ना, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। कोई भी पॉइंट अगर मैं यहां पे लेता हूं, देखिए ये 2D की कहानी है। 2D में हम क्या करते थे, ये आपकी एक्स एक्सिस हुआ करती थी, जेड एक्सिस हुआ करती थी, यहां पर वो पॉइंट हुआ करता था। कितने बच्चों को याद है कि 2D में हमने 2D में हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे? कितने बच्चों को याद है कि 2D में हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे? अगर आपके पास 2D है, वहां पर आपके पास एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने कैसे निकाले थे? कितने बच्चों को याद है? कौन देगा जवाब भाई? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो। कितने बच्चों को याद है कि 2D ज्योमेट्री में हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले थे भाई? कैसे? बोलो भाई। अरिंदम, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, बेटा ये दोनों वर्ड सिर्फ 2D ज्योमेट्री में काम आते हैं, 3D में इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। धीरेन्द्र तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया मैंने। कितने बच्चों को याद है भाई कैसे निकालते थे? बोलो भाई। अगर हम बात कर रहे हैं 2D ज्योमेट्री की तो हम क्या करते थे? x2 माइनस x1 नहीं, हम क्या करते थे? ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर। और हमारे पास ये दोनों एक्सिस आती थी, ये दोनों लेंथ आती थी। ये आपका x एक्सिस पे जो लेंथ कट हुई है x कोऑर्डिनेट हो जाता था, y पे जो लेंथ कट हुई है y कोऑर्डिनेट हो जाता था। और इस पूरे प्लेन को हम क्या कहते थे? एक्स वाई प्लेन, है ना, ठीक है। तो यहां पर जब हम बात करते थे तो एक्स कोऑर्डिनेट को डेफिनेशन क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, एक्स कोऑर्डिनेट की डिफरेंस डेफिनेशन थी एक्स कोऑर्डिनेट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये इन दोनों की डेफिनेशन थी, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हम 2D में किया करते थे, ये सारा काम हम 2D में किया करते थे, राइट। अब बात आ गई है 3D की। तो जब हम 3D में बात कर रहे हैं तो वापस से देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं यहां पर? अब हमारे पास ये एक और एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये है आपकी जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। और यहां पर एक पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। तो यहां पर भी मैं वही काम कर रहा हूं, यहां पर भी मैं वही काम कर रहा हूं, यहां पर भी मैं उस पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस पर। तो देखिए ये सब कुछ विजुलाइज कैसे होगा, देखें आप, देखें, सुनना ध्यान से, अब देखेंगे इसको। ये आपके पास 3 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस यहां पर 3 प्लेन्स बना रही है।
तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी तीन है, तीन एक्सिस हमारे पास है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन प्लेन्स है हमारे पास। कौन कौन से प्लेन है देखिए आप, दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनता है, जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन, ये हमारा पुराना प्लेन है, इससे हमारा पुराना रहता है। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है एक्स वाई प्लेन। उसके बाद देखें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस जो बाहर आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, आपकी तरफ जो इशारा है, ये आपका एक्स जेड प्लेन हो गया, ये आपका एक्स जेड प्लेन। और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन। अरे भाई अभी तो क्लास शुरू हुई है हर्ष, अभी पूछ रहे हो कि क्लास कब खत्म होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है और ये कह रहे हैं कि खत्म कब होगा। ऐसे सवाल तुम लोग क्यों करते हो? अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 2 घंटे भी चलेगी, 2.5 घंटे भी चलेगी, जितने मर्जी उतनी चलेगी। एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, और बिना पढ़े एग्जाम में आप पास नहीं हो सकते। ये सब जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। क्लास शुरू होते ऐसे सवाल मत किया करो, कितनी देर की क्लास बची है और कितना है सर, खत्म हो गया क्या सर? अभी मैं यहाँ पर 4 फॉर्मूले लिख दूंगा, 3D खत्म, 15 मिनट में क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। लेकिन क्या उससे आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे? सवाल करें ढंग का करें, ऐसे सवाल ना करें बेफिजूल के। कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, उसके बाद भी ये हाल है। देखिए आपके पास ये तीन मेरे पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। ये आपका वाई जेड प्लेन है। तो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर भी मैं वही करने चाह रहा हूं, पॉइंट से ड्रॉ करूंगा तीनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर। अब सुनना ध्यान से, मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर यहां पर। ये एक्चुअल में पॉइंट इस प्लेन में नहीं है, पॉइंट तो बाहर है, आपने तिरछा इस तरीके से प्लेन से ड्रॉ किया है और यहां से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। ऐसे ही यहां पे करोगे तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जाके कट होगी। विजुलाइज आप यहां से करें, विजुलाइज यहां से करें, है ना। देखें आप, यहां पर आपका पॉइंट था, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है भाई, ये यहां नहीं है। अगर आपको एक डायग्राम देखेंगे तो आपको इस प्लेन में दिखेगा कि सर ने तो इस प्लेन में ड्रॉ कर दिया, यहां नहीं है, ये पॉइंट बीच में है, यहां पर है। अब इस पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर तो ये यहां कट होगी, ठीक है। इस पॉइंट से ये मेरे फिंगर जहां पर ये पॉइंट है और इससे आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो ये यहां जाके कट होगी। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो यहां जाके कट होगी ये। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस यहां पर कट हुई, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। लेकिन आप सोचें जरा ध्यान से, इस पॉइंट से ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से जब आपने ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, देखिए दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। आप सोचें कि मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, है ना, मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, मैं स्पेस में खड़ा हूं, मैं हवा में हूं, और मैंने मेरी आईज से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, कहां पर, यहां पर, है ना, ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो मैंने यहां पर ड्रॉ किया, तो ये आपका पॉइंट है। इससे आप ये जो परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इस वॉल की डिस्टेंस, इधर वाली वॉल की डिस्टेंस, ये बराबर है, बिल्कुल, ये बिल्कुल बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? देखो दोबारा बताता हूं, ये आपका पूरा सिस्टम है, ये आपका पॉइंट था, इस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, देखो मैं टिल्ट कर दिया, इस पॉइंट से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये यहां पर कट होगा, ये फिंगर मेरी जहां पर है, यहां पर पॉइंट है, तो ये यहां पर कट होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली डिस्टेंस, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आप सोचे जरा ध्यान से, इस पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन की डिस्टेंस भी देखता हूं, यहां की डिस्टेंस देखता हूं, मतलब ये वाली डिस्टेंस देखता हूं, तो ये भी तो सेम ही है ना, ये सेम है एग्जैक्टली। यहां पर जो डिस्टेंस कट हुई है और यहां पर जो डिस्टेंस है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, दिस इज एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट की डिस्टेंस है, कहां से, इस वाले प्लेन से। ये वाला प्लेन कौन सा था, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनने वाला प्लेन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट की इस वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहां पर आपके पास तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, तीन प्लेन्स हैं,
एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, और 3 कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर ऑक्टेंट्स तो बाद में आएंगे। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अगर मैं बात करता हूं आपसे एक्स कोऑर्डिनेट की, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन, फ्रॉम YZ प्लेन। और देखें इसको, एक और देखते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की, अब मैं बात करता हूं y कोऑर्डिनेट की। आपका पॉइंट था, पॉइंट से आपने डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो देखें y एक्सिस पे ये डिस्टेंस कट हुई, क्या यही है इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस? ये डिस्टेंस भी तो यही है इस पॉइंट की, इस प्लेन से डिस्टेंस, नीचे वाले प्लेन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और पॉइंट से जो y एक्सिस पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या दोनों डिस्टेंस बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब पॉइंट की इस प्लेन से, ये प्लेन कौन सा है? ये x एक्सिस और z एक्सिस से बनने वाला प्लेन है, तो ये आपका XZ प्लेन है। तो पॉइंट की XZ प्लेन से ये डिस्टेंस, यही इसका y कोऑर्डिनेट है, राइट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम XZ प्लेन। और सिमिलरली अब आप कह सकते हैं, सिमिलरली आप कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए Z कोऑर्डिनेट क्या है भाई, Z कोऑर्डिनेट क्या है, तो Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन, फ्रॉम XY प्लेन, राइट। तो जिस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, याद करने का तरीका क्या है? जिस कोऑर्डिनेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस वाली एक्सिस को छोड़कर बाकी दोनों एक्सिस से जो प्लेन बनेगा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस को छोड़कर वाई और जेड एक्सिस से जो प्लेन बनेगा YZ प्लेन, YZ प्लेन, YZ प्लेन से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम बात कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट, तो y को छोड़ के XZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, z कोऑर्डिनेट तो z को छोड़कर XY प्लेन, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई। अब तीनों एक्सिस की इक्वेशन, पहले तीनों प्लेन्स की इक्वेशन की बात करते हैं। तीनों प्लेन कौन कौन से? इक्वेशन ऑफ XY प्लेन, इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन, इक्वेशन ऑफ XZ प्लेन। तीनों प्लेन की इक्वेशन क्या होती है वो भी आप कोऑर्डिनेट से समझ सकते हैं। आइए, और उसके बाद फिर तीनों एक्सिस की इक्वेशन आएगी। देखिए आप वापस से देखें, अब इस पॉइंट को मैं मूव करा रहा हूं, अब ये पॉइंट स्पेस में था, अगर मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस पे ड्रॉ करना है, पुरानी हमारी डेफिनेशन यही थी रामदाम दर, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर हम एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, है ना, एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने जो यहां पर मान लो पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे पॉइंट यहां पर है, ये तिरछा ड्रॉ हुआ है, ठीक है। देखो यहां पर ये आपका पॉइंट था, तो मैंने जब ड्रॉ किया तो क्योंकि पॉइंट तो यहां बीच में है ना, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो तिरछा ड्रॉ होगा ऐसे, लेकिन है ये परपेंडिकुलर ही, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कट हो रही है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये डिस्टेंस या इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर जानना चाह रहे हैं कि प्लेन की इक्वेशन क्या है। तो देखिए आपको उस पॉइंट को प्लेन पे ले जाना पड़ेगा। मान लो मुझे निकालना है, अब देखिए इस पॉइंट की 3 डिस्टेंस है यहां पर, एक तो ये वाली डिस्टेंस YZ प्लेन से, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस ये है Y कोऑर्डिनेट है, और एक इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस, इस प्लेन से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये आपका पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस इस प्लेन से डिस्टेंस, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट Z कोऑर्डिनेट है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट, पॉइंट की इससे डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट की यहां से डिस्टेंस Y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट की ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ये Z कोऑर्डिनेट। अब आपको प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट को प्लेन पे ले जाना पड़ेगा, उससे इन तीनों डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए सबसे पहले मैं XY प्लेन पे लेके आ रहा हूं, तो जब इस पॉइंट को, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मूव करा के इस प्लेन पे लेके आऊंगा, तो देखिए
जब आपने इस पॉइंट को ऐसे मूव कराया तो क्या इस डिस्टेंस पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये डिस्टेंस अभी भी वैसी की वैसी है, ये डिस्टेंस सेम है। जब मैं इसको पीछे लेके आ रहा हूं तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ रहा है? इस प्लेन से जो डिस्टेंस थी, मतलब ये अगर मैं पीछे लेके आ रहा हूं तो ये जो डिस्टेंस थी आपके पास एक्स वाई प्लेन से, जो आपकी डिस्टेंस थी, ये जीरो हो जाएगी। तो जब आप इस प्लेन को यहां ले आए, इस प्लेन पे ले आए इस पॉइंट को, तो ये जो आपकी आउट ऑफ द प्लेन जो डिस्टेंस थी, मतलब जो जेड कोऑर्डिनेट था, वो जीरो हो गया आपका। तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है जेड बराबर जीरो। और देखें और देखें और देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सी थ्री को मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस पॉइंट को जब मैं इस प्लेन पे लेके जा रहा हूं, देखो इस प्लेन पे यहां पर तीनों डिस्टेंस दिमाग में डालो। ये डिस्टेंस एक वर्टिकल डिस्टेंस है और एक ये पीछे वाली डिस्टेंस है। तो जब मैं इस पॉइंट को यहां लेके जाता हूं तो देखिए ये डिस्टेंस जीरो हो गई। ये डिस्टेंस क्या थी? ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था, ये जीरो हो गया। क्या वर्टिकल डिस्टेंस पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वर्टिकल डिस्टेंस अभी भी वही है। क्या ये पीछे वाली डिस्टेंस पे फर्क पड़ा? इस पे भी नहीं पड़ा। बस ये डिस्टेंस जीरो हो गई। ये डिस्टेंस क्या थी? ये डिस्टेंस था इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये जीरो हो गया। तो जब आप इस प्लेन पे पहुंचते हैं, ये कौन सा प्लेन है? ये आपका वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन में जब आप पहुंच रहे हैं तो ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है जीरो हो गई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वर्टिकल पे फर्क पड़ा ना ये आउट ऑफ द प्लेन डिस्टेंस पे फर्क पड़ा, ये दोनों सेम है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी x बराबर जीरो। सिमिलरली इसकी इक्वेशन y बराबर जीरो। तो तीनों प्लेन की इक्वेशन ये है। ठीक है, अब आप देखें तीनों एक्सिस की, तो एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट को एक्सिस पे ले जाना पड़ेगा। मान लो मुझे निकालना है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, मुझे निकालनी है एक्स, तो मुझे पॉइंट यहां लाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। तो देखिए ये आपका पॉइंट था हवा में, जब मैंने इसको पीछे लेके आया तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और जब मैं इसको नीचे लेके गया तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। आउट ऑफ द प्लेन जो डिस्टेंस थी वो जीरो हो गई, तो जेड जीरो हो गया। नीचे लेके गया तो वर्टिकल डिस्टेंस जीरो हो गई, तो वाई जीरो हो गया। तो जेड जीरो हुआ और वाई जीरो हुआ, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन आ गई आपके पास। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई? y0 एंड z0। ऐसे ही y एक्सिस की, ऐसे ही y एक्सिस की क्या होगी और ऐसे z एक्सिस की क्या होगी। पॉइंट को एक्सिस पे ले जाएंगे तो y एक्सिस की x0 और z0, और z एक्सिस के लिए x0 और y0। तो प्लेन पर हमेशा एक कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, एक्सिस पर बिल्कुल। ये बिल्कुल बेसिक है भाई। अर्पित कह रहा है सर हार्ड लग रहा है 3D। ये तो बेटा बेसिक है, ये तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ उसको। इतना तो आपको आना चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इतना आपको आना चाहिए। मुझे वैसे बताना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो देखिए जब भी आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए तो पॉइंट कैसे पहचानेंगे? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दे दिया तो कैसे पहचानेंगे? अगर उस पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक भी जीरो नहीं है, तो मतलब वो स्पेस में है, मतलब वो पॉइंट यहां पर है। कहां पर है? वो यहां बीच में है भाई, स्पेस में वो पॉइंट है, क्योंकि इसके तीनों डिस्टेंस, तीनों प्लेन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। लेकिन अगर उसका एक भी कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो प्लेन पे रहेगा, और अगर उसके कोई भी दो कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो एक्सिस पे रहेगा। कोई कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है तो स्पेस में रहेगा, एक कोऑर्डिनेट जीरो है तो प्लेन पे आएगा, और दो कोऑर्डिनेट जीरो है तो वो पॉइंट आपको किसी न किसी एक्सिस पर होगा। तो कोऑर्डिनेट देखकर आपको ये पता लगना चाहिए, कोऑर्डिनेट देखकर आपको पता लगना चाहिए कि वो जो आपका पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है। तीनों कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हैं तो स्पेस में, एक भी कोऑर्डिनेट जीरो तो प्लेन में, कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो का उसके हिसाब से प्लेन पता लग जाएगा। और अगर दो कोऑर्डिनेट जीरो हैं तो फिर किसी न किसी एक्सिस पर। अब देखिए एक्सिस जो हमने यहां पर बनाई थी, अभी मैं वापस जाता हूं उस पर।
जो हमने एक्सिस यहां पर बनाई थी, ये जो एक्सिस हमने बनाई थी यहां पर, ये रही एक्सिस, ये मैंने तीनों पॉजिटिव एक्सिस बनाई है, ये मैंने तीनों पॉजिटिव एक्सिस बनाई है। तीनों एक्सिस नेगेटिव बना दे तो वो अपने हाथ में मैं होल्ड नहीं कर सकता, आप उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। कैसे, देखें आप, आइए आपको लेके चलते हैं स्पेस में, अर्थ के भी बाहर स्पेस में, है ना, यूनिवर्स में आपको लेके चलते हैं। तो देखें आप, ये आपकी जो नॉर्मल एक्सिस है, ये आपकी नॉर्मल एक्सिस, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल एक्सिस, जेड एक्सिस जो, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, जेड। लेकिन लेकिन अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर ऐसा भी तो होता था, तो कलर चेंज कर देते हैं, काम कर, जब हम 2D में एक्सिस ड्रॉ करते थे, जब हम 2D में एक्सिस ड्रॉ करते थे तो उनको नेगेटिव भी ड्रॉ करते थे, वहां से मिलके बनते थे हमको क्वाड्रेंट्स। अगर आपको याद हो, हमारे पास ये एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोलते हैं या माइनस एक्स बोलते हैं, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, इससे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स आते थे, याद है आपको। लेकिन जब हम 3D में बात करते हैं, जब हम 3D में बात करते हैं, when we are talking about 3D ज्योमेट्री, तो यहां पर आपके पास 3 एक्सिस है और तीनों एक्सिस जो हैं वो, उनको भी आप नेगेटिव ड्रॉ करेंगे, तो इसको मैंने नेगेटिव ड्रॉ करूंगा मैं, तो ये पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ बनेगी। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरफ, और अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरफ, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसको समझना थोड़ा सा, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना कैसे, आइए देखें। देखें आप इसको, सपोज आप अभी जिस रूम में बैठे हैं, है ना, आपका घर जो है बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा है, घर जो है आपका भी बहुत बड़ा है। आप अभी जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, आप अभी बैठे हैं कौन से फ्लोर पे, आप बैठे हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, आप बैठे हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। अब आपके जो रूम है उसके बाजू में एक रूम है, सुना ध्यान से, आपका जो रूम है उसके बाजू में भी एक रूम है, ठीक है। कितने रूम हो गए, 2 रूम हो गए, 2 रूम हो गए ना, फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट फ्लोर पे आपका जो रूम है उसके बाजू में भी एक रूम है, 2 रूम हो गए। अब इन दोनों रूम्स के पीछे भी 2 रूम है, कितने रूम हो गए, 4 रूम हो गए। आपके रूम के पीछे एक रूम है और जो बाजू वाला रूम है उसके पीछे भी एक रूम है। कितने कमरे, घर में रहने वाले इंसान 4 और कमरे भी 4, वाह, बिल्कुल। ये आप अपने सपनों का घर जब आप बनाएंगे, जब आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा घर बनाना जहां से आपको 3D चैप्टर की याद भी आएगी, ठीक है। तो आपका एक रूम है, रूम के बगल में एक रूम है, और इन दोनों रूम के पीछे भी 2 रूम है, 4 रूम हो गए भाई। ये है फर्स्ट फ्लोर पे, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2, उसके पीछे 4, ये 4 रूम हो गए। अब इन चारों रूम्स के नीचे भी 4 रूम है, इस वाले रूम के नीचे भी एक रूम है, इसके नीचे भी एक रूम है, पीछे वाला जो रूम था उसके नीचे भी एक रूम है, उसके पीछे वाला रूम था उसके पीछे भी एक रूम है। यही है वो 8 ऑक्टेंट्स, यही है वो 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है। 4 BHK नहीं हुआ नोबिता, ये तो 8 BHK हो गया भाई, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं घर बनाने के लिए पिलर बनाऊंगा। एक पिलर ऐसा बनाऊंगा, एक पिलर ऐसा बनेगा, और एक पिलर बनेगा आर पार। तो देखिए आपके पास 8 स्पेस हो जाएंगे, इधर इधर,
इसके पीछे, इस उसके भी पीछे, और नीचे भी, क्योंकि ये पिलर नीचे भी जा रहा है तो नीचे भी 4 रूम, तो 8, तो 8 ऑक्टेंट्स। तो हमारे पास यहां पर 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। वी हैव 8 ऑक्टेंट्स। अब उन ऑक्टेंट्स में आपके पास कोऑर्डिनेट्स कैसे पहचानेंगे, एक्स, वाई और जेड। देखिए यहां पर कोई, जैसे क्वाड्रेंट में जब हम बात करते थे 2D में, तो वहां पर एक पर्टिकुलर नंबरिंग थी, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर कोई नंबरिंग नहीं है। नाम से पहचानते हैं हम, नाम से दुनिया को, दुनिया हमें हमारे नाम से जानती है। ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट्स जो है वो सीना ठोक के बोलता है कि भैया मेरे नाम से दुनिया मुझे जानती है, मैं, मेरा कोई मेरे ऊपर कोई नंबर नहीं छुपा हुआ, मेरे नाम से पहचानती है दुनिया। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही है। लगता है स्पेस कम पड़ेगा, कोशिश करते हैं फिर ठूस दिया जाए इसको। ठीक है, एक रह गया, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर जिस 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 एक्सिस पर डैश लगा है वो वाली एक्सिस, जिस एक्सिस पर आपका डैश लगा है वो नेगेटिव एक्सिस है। जिस एक्सिस पर डैश लगा है वो नेगेटिव एक्सिस है, इस पे नहीं लगा है वो पॉजिटिव। तो उसके यहाँ पे साइन डिसाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, तीनों, किसी में भी डैश नहीं लगा तो तीनों पे पॉजिटिव साइन, तीनों पर पॉजिटिव साइन। इस वाले ऑक्टेंट में तीनों एक्सिस आपने पॉजिटिव लिए। यहाँ देखें एक्स पे लगाए डैश, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। ये मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के साइन बता रहा हूँ, ताकि कोऑर्डिनेट के साइन देखकर आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऑक्टेंट में है ये। यहाँ देखें, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव। यहाँ पर दो दो पर डैश लगा, दो नेगेटिव होंगे, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। यहाँ देखें एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, और उसके बाद एक लास्ट बचता है ओ एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। तो ये तीनों नेगेटिव, ये वाला इसके आगे ऐड कर लेना भाई, ये वाला इसके आगे ऐड कर लेना। तो यहां पर कोई नंबरिंग नहीं है कोई नंबरिंग नहीं है। ऑक्टेंट का जब नाम दिया जाता है तो डैश किस पर लग रहा है, डैश किस पर लग रहा है, उस डैश के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स का साइन बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गए ऑक्टेंट्स। तो ऑक्टेंट्स में मैंने ये बताया, हिमांशु बेटा तुम हमेशा कहानी खत्म होने के बाद ही सवाल क्यों करते हो कि सर राजा कौन था, रानी कौन थी, राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, रामायण खत्म होने के बाद हमेशा लास्ट में सवाल क्यों करते हो। देखो मैंने ऑक्टेंट्स के बारे में बताया कि एक आपके पास एक घर है, उसमें एक रूम बना हुआ है, रूम के बाजू में एक रूम है, रूम के बाजू में एक रूम है, इन दोनों रूम के पीछे भी 2 रूम है, तो 4 रूम हो गए। ये फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है, रूम है, उसके बाजू में रूम है, उन दोनों के पीछे भी 2 रूम है। अब इन्हीं 4 रूम्स के नीचे, एग्जैक्ट इनके नीचे 4 रूम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो 4 रूम ऊपर, 4 रूम नीचे, ये जो अरेंजमेंट है ये ऑक्टेंट्स। और उन 4 रूम जो है जिस पिलर पे बने वो पिलर है ये। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे यार ये तो अच्छे से आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। बचपन में जब हम छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, छोटी निक्कर पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, वहां पर ही हमने फॉर्मूला किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालेंगे भाई, कौन बताएगा। ऑल्दो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। विजुलाइज करते हैं इसको, आइए विजुलाइज करते हैं।
ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। इस पॉइंट का एक भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो पी क्यू आर, तो ये आपका जो पॉइंट है ये स्पेस में है। इस पॉइंट की x एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे बतानी है। कौन बताएगा? देखिए, अगर इसने ये पूछा होता, ये डिस्टेंस, कि जब इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस अगर इसने ये पूछी होती तब तो बताया था कि हाँ ये डिस्टेंस का x कोऑर्डिनेट है, p है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने तो ये डिस्टेंस पूछी है कि x एक्सिस पर जो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस बताओ भाई। कैसे बताएंगे ये? कैसे बताएंगे भाई, कैसे? आइए देखते हैं। देखें आप, एक्चुअल में ये जो लाइन आपको सीधी दिख रही है ये टेढ़ी है, क्योंकि पॉइंट तो बाहर है, पॉइंट तो बीच में, उससे आपने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, तो ये ऐसा है, ये है वो लाइन, ये जो लाइन है, देख पा रहे हैं आप? यहां पर आपका पॉइंट है, यहां पर आपका पॉइंट है, तो ये जो तिरछी लाइन जा रही है, ये जो आपकी तिरछी लाइन जा रही है, ये जो आपकी तिरछी लाइन जा रही है, इस लाइन की लेंथ चाहिए मुझे, इस लाइन की लेंथ चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए। ये पूरा जो मेरा मार्कर है ना, इसकी लेंथ मुझे चाहिए। यहां पर आपका पॉइंट बैठा है, तो देखिए मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ इस प्लेन पर ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर। ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। ये नीचे वाला प्लेन था। इस प्लेन से आपने इस पॉइंट से इस पर ड्रॉ किया, वो होगी वर्टिकल लाइन। तो एक्चुअल में ये जो लाइन है ये वर्टिकल नहीं है, पॉइंट एक्चुअल में ऐसे, सुनना ध्यान से इसको, यहां ये पॉइंट है, या कहीं पर भी ले लो, यहीं ले लो, तो इस पॉइंट से जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है लाइन, वो ये वाली लाइन है जो इस प्लेन पर जा रही है। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हवा में है, ये इस प्लेन में नहीं है, और यहां से हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ की है जो कि एक्स एक्सिस पे कट हो रही है, और ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा भाई, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है ये पूरा, तो यहां पर ये जो पॉइंट मिलेगा, ये आपका पॉइंट आएगा कहां पर? ये आपका पॉइंट आएगा एक्स जेड प्लेन पर। एक्स जेड प्लेन पर, एक्स जेड प्लेन से किसी भी पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी? उस पॉइंट को अगर मैं एक्स जेड प्लेन पे ले जाता हूं, उस पॉइंट को अगर मैं एक्स जेड प्लेन पे ले जाऊं, यहां ले आऊं, तो ये है इसका y कोऑर्डिनेट, ये एक्चुअल में इसका y कोऑर्डिनेट ही है। तो ये डिस्टेंस तो q है, ये वाली डिस्टेंस है q भाई। इस पॉइंट की वर्टिकल एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो q है। अब जो ये बाकी दोनों डिस्टेंस है ये क्या है? कौन बताएगा? चलिए आप ये बताइए, ये वाला पॉइंट क्या है? तो मैंने बोला था कि जब किसी पॉइंट से आप ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस पर, तो वहां पर जो लेंथ कट होती है वो लेंथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, अगर एक्स पे किया है तो ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस अगर p है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये p00 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, p00 से ये डिस्टेंस निकाल दो, यही आपका आंसर है ना। ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए किसी पॉइंट से जब आप एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक्सिस पर,
वहां पर जो लेंथ कट हो रही है वो उसका वो कोऑर्डिनेट होता है। हमने इस पॉइंट पी क्यू आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो ये लेंथ जो कट हुई ये लेंथ पी है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा पी 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होते हैं। तो पी 0 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यही है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए x2 माइनस x1, 0 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट, तो ये है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो इसको आप एक पॉइंट बना सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम, पहला है एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस और फिर जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालें तो एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम का रूट। अगर वाई कोऑर्डिनेट से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकाले तो वाई को छोड़ दो, एक्स और जेड के स्क्वायर का सम का रूट। अगर आप जेड से निकाल रहे हैं, जेड को छोड़ दो, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम का रूट। अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो। ठीक है, यहां पर मैंने ये बताया कि आप देखें, सुने ध्यान से, कि आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी जेड एक्सिस। मैंने यहां पर ये बोला, ये एक्स वाई और ये जेड। आप उस पॉइंट से, ये पॉइंट हवा में, तो जब आप इससे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर किसी भी एक्सिस पर, तो वो तिरछी लाइन जाएगी हमेशा, है ना। दिखने पे लग रहा है कि ये पॉइंट इस प्लेन में, प्लेन में नहीं है, पॉइंट बाहर है, तो बाहर अगर मैं बाहर से ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे तिरछी। तो ये जो यहाँ पर लेंथ कट हुई है, ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ कट हुई ये वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे एक्स, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा अब एक्स कॉमा 0 कॉमा 0। तो P और Q के बीच में लगा दो अब डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप Y पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बनेगा, ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है इसका Y कोऑर्डिनेट, तो ये बनेगा 0 कॉमा वाई कॉमा 0। तो इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये इस पॉइंट की Y एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी। यहां पर ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, तो यहां पॉइंट बनेगा 0 कॉमा 0 कॉमा जेड। तो इस पॉइंट P की इससे डिस्टेंस ये आ जाएगी जेड एक्सिस से डिस्टेंस, तो वो यही डिस्टेंस आएगी तीनों। चलिए आप तो ये याद रख लें, विजुलाइज भी वैसे कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला वही है भाई, पॉइंट ए दे रखा है आपको x1 y1 z1, पॉइंट बी दे रखा है आपको x2 y2 z2, ये पॉइंट सी है, m/n में डिवाइड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की, या हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन की, तो m मल्टीप्लाई होगा उधर n इधर, पहले x कोऑर्डिनेट से, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m मल्टीप्लाई होगा उधर mx2, n इधर nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 ny1 अपॉन m प्लस n, फिर mz2 nz1 अपॉन m प्लस n। अगेन अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो mx2 माइनस nx1, बीच में माइनस आ जाएगा बस, my2 माइनस ny1 m माइनस n, mz2 अपॉन m माइनस n। ये आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के बाद आ जाओ, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्शन फॉर्मूला। अरे यार ये क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन है वैसे तो। देखो भाई, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज 4, देन इज जेड कोऑर्डिनेट इज। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, बचपन में किए थे ये क्वेश्चन,
इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड नहीं पता मुझे, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। देखिए विजुलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया, जो हमें एक्सिस से विजुलाइज करना है वो वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब आपका सारा मैथमेटिकल वाला पार्ट आ रहा है, तो जिनको विजुलाइज करने में थोड़ी दिक्कत है तो दोबारा देख लेना लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा। सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, है ना, फॉर्मूला बेस्ड। सेक्शन फॉर्मूला हम सभी ने देखा है। यहां पर उसने बोला कि दो पॉइंट पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन को ये पॉइंट आर जो डिवाइड कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। अब हमें यहां नहीं पता कि रेशो क्या है। जब हमें रेशो नहीं पता होता था तो हम क्या करते थे, हम लैम्डा रेशो 1 लेते थे। बोलो है ना, हम लैम्डा रेशो 1 लेते थे। ऐसे ही तो यहां पर भी आप लैम्डा रेशो 1 लें, सेक्शन फॉर्मूला लगाएं किसमें, एक्स कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर मैं पॉइंट आर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं तो ये लैम्डा जो है ये वहां मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब ये सेक्शन फॉर्मूला आप बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं। तो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, डिवाइड बाय रेशियो का सम। ये आ गया पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट, और वो आपको पहले ही दे रखा है। यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स 4 लैम्डा प्लस 4, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, उसने पूछा क्या है, जेड कोऑर्डिनेट। तो यहां से अगर मैं जेड पे अटैक करता हूं तो देखिए लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इधर इधर के जेड कोऑर्डिनेट से 1 से, अपॉन लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, 5/3। जेड कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 5/3 आएगा भाई 5/3। राइट, यही आपसे पूछा था। लेमडा बराबर -2 नहीं आ रहा भाई, 2 ही आ रहा है। अब आ गया नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। देखिए कोई भी लाइन अगर हमारे पास है, जैसे वेक्टर के बारे में हमने बात की थी, डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको वहां पे बताया था, वैसे ही यहां पर है, सेम वही कहानी है। एक्स वाई जेड, कोई भी लाइन जब 3D में होती है, कोई भी लाइन जब 3D में होती है तो वो तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। ये आपकी वो लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन सपोज एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो इफ अ लाइन इज मेकिंग एंगल्स alpha, beta and gamma with coordinate axis, then direction cosines of the line same way as it is क्या होंगे, cos alpha, cos beta, cos gamma। तो ये हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। तीनों के स्क्वायर का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। क्या ये वही कहानी है जो हमने पहले बात की थी, क्या इसमें कुछ अलग है, बोलो भाई। यही तो मैंने आपको वेक्टर में बताया था। अरे याद है या नहीं, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। कोई भी लाइन अगर 3D में है, कोई भी लाइन अगर 3D में है तो वो कुछ ना कुछ एंगल तो पक्का बनाएगी एक्सिस से।
हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों मेजर किया, क्वेश्चन में तो नहीं बोला था बेटा। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। अगर आप किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो फिर आप हर आदमी अलग आंसर निकाल सकता है। देखें आप, ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास लाइन है, अभी ये 3D में लाइन है। आप देख रहे हैं ये एक एंगल बना रही है एक्स के साथ में, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। एक एंगल वाई के साथ में है, ये वाला एंगल। और एक एंगल जेड के साथ में भी बन रहा है। देखो आप, मैंने जेड को उलट पुलट कर दिया तो ये वाला एंगल। तो ये तीनों एंगल, और लाइन ऐसे, लाइन ऐसे नहीं है, किसी प्लेन में नहीं है, इस प्लेन में नहीं है, लाइन है ऐसे स्पेस में। तो ये तीनों एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ कर रही है, बना रही है। ये एंगल हमें अल्फा बीटा गामा अगर पता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अब यहां पर एक खास बात है जो वेक्टर में नहीं थी, यहां पर है। खास बात क्या है, आइए आगे लेके चलता हूं आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस की, मान लो एक्स एक्सिस ये है और वो लाइन, देखिए मैंने यहां पर लाइन जो बनाई है ओरिजिन से, देखिए लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। लाइन जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, वो तो चलती जा रही है। यहां पर मैंने यही लाइन बनाई है, ये तो पीछे भी चलेगी, आगे भी जा रही है, ऐसा नहीं है ना। ये लाइन जो है ये आगे भी चलती जा रही है, ये पीछे भी चलती आ रही है, कभी खत्म नहीं हो रही है। और ये तीनों एक्सिस, ये तीनों एक्सिस भी इनफाइनाइट लेंथ है। ये मैंने आपके सामने सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बनाई है, ये एक्सिस पीछे भी जा रही है, ये भी पीछे जा रही है, वाई भी नीचे की तरफ जा रही है, राइट। तो डायग्राम वैसा ही है, तीनों एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव भी है और ये लाइन भी इनफाइनाइट लेंथ की है। तो अगर ऐसा है तो देखें आप यहां पर, ये वो लाइन थी आपके पास, ये वो लाइन थी। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रही है। लेकिन आप देखें यहां पर यही सेम लाइन, यही सेम लाइन एक्स एक्सिस के साथ में एक और एंगल बना रही है और वो है पाई माइनस अल्फा। तो सर बोलेंगे सर आपने वेक्टर में ऐसा क्यों नहीं बोला, फिर वहां तो आपने सिर्फ अल्फा बीटा बताकर आपने सब खत्म कर दिया। बताता हूं क्यों वेक्टर में हमने ऐसा क्यों नहीं किया। देखें आप, वो वाला केस भी आपको दोबारा याद दिलाता हूं, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वेक्टर था। ये था आपका वेक्टर, है ना, ऐसे था। और ये एंगल अल्फा हमने बोला था। दोनों में डिफरेंस क्या है, why that vector is not making an angle of pi minus alpha, है ना। और पाई माइनस अल्फा हम ये नहीं ले रहे हैं, पाई माइनस अल्फा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, तो ये वाला एंगल। तो सेम लाइन जो है, सेम लाइन ने अल्फा भी बनाया, पाई माइनस अल्फा भी सेम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में। तो वेक्टर में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वेक्टर को आप पीछे ड्रॉ नहीं कर सकते। वेक्टर होता है एक लाइन सेगमेंट, यहां पर लाइन है इनफाइनाइट लेंथ, आप आगे पीछे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर होता है लाइन सेगमेंट। अगर हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप ये वेक्टर पीछे की तरफ ड्रॉ करने पे जाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। तो ये आपने इधर ड्रॉ किया है तो इसमें जो एरो है वो इस तरफ लगेगा, और जैसे ही आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो अब आप किसी और वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये एंगल बन रहा है पाई माइनस अल्फा, लेकिन क्या ये सेम वेक्टर से बन रहा है, नहीं, ये एक अलग वेक्टर है, ये वाला वेक्टर अलग है, ये वाला वेक्टर अलग है, क्योंकि आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लेकिन लाइन में तो ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है, लाइन में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। लाइन में आप उधर लेके जाएं इधर लेके जाएं, यहां तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इनफाइनाइट लेंथ की है। तो वेक्टर में मैटर करती है उसकी डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो वो दूसरा वेक्टर हो गया कोई, वो आप सेम वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए एंगल पाई माइनस अल्फा आएगा, लेकिन उसी वेक्टर का नहीं आएगा, किसी और वेक्टर का आएगा। इसलिए जब हम वेक्टर की बात करते हैं
जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो एंगल्स हमारे पास 3 ही होते हैं। कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी 3 ही होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बट जब हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, वी हैव 6 एंगल्स। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा एंड पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। क्योंकि लाइन को जब आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो 3 और एंगल बनेंगे। तो वी हैव देयरफॉर वी हैव 6 डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा। दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है। जब हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल 3 ही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, लेकिन जब हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर 6 होते हैं। अब 6 कैसे होते हैं? 6 कैसे पता लगेगा? 3 अगर आपने निकाल लिया तो उन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उन तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी 3 आ जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में माइनस का डिफरेंस है। आप देखें, जब इन तीनों को मैं सॉल्व करूंगा तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। तो 3 तो ये है और 3 ये हैं, तो कोई भी 3 दिए जाएंगे उसको बाकी 3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी 3 मिल जाएंगे आपको। यहां पर ये मत समझना कि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव होते हैं, ना 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 जी ना। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये है आपके पास 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/√2। ये एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, है ना, ये एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। अब इन तीनों को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 3 ये भी डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोनों सेम लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो जो भी 3 है, इसमें ये नहीं बोल रहा मैं कि ये 3 तो सर पॉजिटिव है, मुझे क्या पता अल्फा बीटा गामा क्या है। अरे अल्फा बीटा गामा ये 190 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 90 से जैसे ज्यादा हुए तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर मुझे जब तक अल्फा बीटा गामा के बारे में नहीं पता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये जो 3 आएंगे, इनमें से भी कोई नेगेटिव आ सकता है। आपको तो जो 3 दे रखे उसको तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 3 मिल जाएंगे आपको। तो अगर ये 3 है तो ये भी सेम लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्या आप को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कहने का मतलब ये, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन वही है, डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन वही है कि एक लाइन जो है तीनों एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा, उसका कॉस ले लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो अगर हमें एंगल दे दिए जाए तो बहुत ही इजी है, कॉस ले लो, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। वो जो डायरेक्शन कोसाइंस आए उनको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 3 भी आ जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। चैप्टर वहीं खत्म, बात वहीं खत्म, चैप्टर खत्म नहीं है, बात वहीं खत्म। 6 डायरेक्शन कोसाइंस, खेल खत्म। जबकि वेक्टर में 3 ही रहते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये चीज समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत इसमें? अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपको बताया था। कोई भी ऐसे 3 नंबर ले लो जिनका एल एम एन के साथ में जो रेशियो है वो बराबर आता है, तो वहां पर ये जो 3 नंबर हैं यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। फॉर अ लाइन, एक लाइन के लिए हमारे पास 6 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्योंकि ऐसे 3 नंबर जिनका रेशियो इनके साथ में एक जैसा आएगा, कोई भी 3 नंबर जिनका रेशियो इनके साथ में सेम आएगा, वो 3 नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। आपको मैंने एग्जांपल लिया था वेक्टर में, अगर आपको याद हो। क्या आपको याद है वो एग्जांपल जो मैंने वेक्टर में लिया था कि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ में कोई भी 3 नंबर का रेशियो सेम आना चाहिए। तो ऐसे बथेरे बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं इनका रेशियो उनके साथ में सेम आएगा, राइट। तो डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो 3 ही होंगे। अब इन दोनों में आपस में कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन निकाल लेते हैं।
हमने मान लिया कि L बाय ए, M बाय बी, N बाई सी ये रेशियो बराबर है, मैंने इसको लेमडा के बराबर मान लिया। लेट दिस इज इक्वल्स टू लेमडा। तो यहां पर देखें L की वैल्यू क्या आ गई, L बाय ए, ये फर्स्ट वाला लेमडा के बराबर, सेकंड वाला B लेमडा के बराबर, थर्ड वाला B लेमडा के बराबर। यहां से L कितना आ गया, A लेमडा, यहां से M कितना आ गया, B लेमडा, यहां से N कितना आ गया, C लेमडा। अब हमें सभी को पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है। L M N की वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स 1। ये लेमडा स्क्वायर इक्वल्स 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो लेमडा कितना आ गया, प्लस माइनस 1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। ये लेमडा की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहां पर, तो L की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। M की वैल्यू आ गई प्लस माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। और N की वैल्यू आ गई प्लस माइनस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिए जाएं और बोला जाए कि डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, इफ देखें आप, इफ 3, 4, 5 are direction ratios of a line, then find its डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको एबीसी दे रखे हैं भैया, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, मतलब एबीसी गिवन है, एबीसी दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अब निकालो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, 9 प्लस 16 प्लस 25 का रूट मतलब 50 का रूट मतलब 5 रूट 2। तो आपके पास L की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ये L की वैल्यू है, तो प्लस माइनस a 3 अपॉन 5 रूट 2। ऐसे ही M की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, दिस इज प्लस माइनस 4 अपॉन 5 रूट 2। और N की वैल्यू है प्लस माइनस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, दैट इज प्लस माइनस 5 अपॉन 5 रूट 2, दैट इज 1 बाय रूट 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस 3 बाय 5 रूट 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 5 रूट 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। इन तीनों के स्क्वायर का सम अगर आप करेंगे तो वो 1 ही आएगा। इन तीनों के स्क्वायर का सम करके आप ऐड करें तो 1 ही आएगा। तो ये अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको निकालने हैं, तो ये वो तरीका है। ठीक है, आगे देखें, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, डेरिवेशन नहीं आएगी भाई, फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं आएगी, डायरेक्ट याद कर लो। डेरिवेशन इसलिए बताया कि याद करने में आसानी रहे। यहां पर देखें आप, अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं या लाइन भी बोल दो, ये वो लाइन है जो चलती जा रही है। इस लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता लग गए, एक है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2। तो मुझे इस पॉइंट इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालना तो बहुत ही आसान है। अगर आपको किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए जाएं, उसके डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो। अब वो किसको करना है वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। बी में से ए को करना है, ए में से बी को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बी में से ए को कर रहा हूं, तो x2 में से x1 को माइनस किया, y2 में से y1 को माइनस किया, और z2 में से z1 को माइनस किया। ठीक है,
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए। कितना इजी है भाई, पॉइंट माइनस करने में क्या ही दिक्कत है। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास b की वैल्यू आ गई, आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब टू फाइंड DCs यूज प्रीवियस मेथड। एक बार आपके पास डायरेक्शन रेशियोज अगर आ गए तो उससे डीसी निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, वो तो अभी बताया ना आपको, वैसे कर लो। अगर एक बार एबीसी की वैल्यू आ गई मेरे पास, माइनस ही तो करना है मुझे, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करना है। ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू आ गई, उससे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए तरीका आपको बताया अभी, वही तरीका है। इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लो भाई। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन joining 2 points। ए है -1, 1 और 2, और बी है -1, 3, 1। बताएं भाई। रमन ने पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है कि माइनस करने से dr आ जाते हैं। इसका कनेक्शन बेटा वेक्टर से है आपके। इसका कनेक्शन आपके वेक्टर से है। अगर आपको याद हो वेक्टर की कहानी, तो मैंने बोला था कि वेक्टर में अगर ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर नहीं है तो यहां पर ये जो a1, a2, a3 होते हैं यही drs होते हैं। ठीक है, यही होते हैं आपके drs। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर ab वेक्टर बना के बताओ मुझे। तो कैसे बनाओगे आप, OB माइनस OA करोगे। OB क्या होगा इसका, OB कैसे बनेगा, इसमें IJ के चिपका दो, उसमें से माइनस करेंगे इसको, तो अल्टीमेटली AB वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। यही आएगा ना भाई। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, मैंने बोला आई जे के साथ में जो होते हैं वही होते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या हो गए, ये और ये। ठीक है, तो ये श्रेयस ने पूछा कि सर माइनस ए में से बी को करना है या बी में से को करना है, तो माइनस की प्रॉब्लम आ जाएगी ना, नहीं होगी उससे कोई प्रॉब्लम। दोनों ही है, सही है, वो दोनों आंसर सही है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं। प्रोपोर्शनल नंबर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती साइन की। ये किसने पूछा था, किसी ने पूछा था, तो ये उसका आंसर है भाई कि माइनस से क्यों करते हैं, ये वेक्टर से कनेक्टेड है। तो यहां पर देखें, हम सबसे पहले ABC निकालेंगे। y2 माइनस y1 0 2 1। ये तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए। इन तीनों के स्क्वायर के सम का रूट ये हो जाएगा भाई 0 + 4 + 1 दैट इज √5। तो L की वैल्यू हो जाएगी 0/√5 प्लस माइनस M की वैल्यू है 2/√5 प्लस माइनस N की वैल्यू है 1/√5 प्लस माइनस। तो 0, प्लस माइनस 2/√5, प्लस माइनस 1/√5। ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए उस लाइन के। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। हिमांशु कह रहा है कि सर 1:30 बजे जो है लीव करा देना, माइंड में दर्द हो रहा है, अगली क्लास के लिए गैप प्लीज।
ओह बेटा इतने दिन से क्लास चल रही, क्या मैंने कभी ऐसा बोला? इतने दिन से क्लास चल रही, हमेशा आप 12 बजे फ्री हो जाते हो। 12 से मैंने कभी एक्सटेंड भी नहीं किया है, हमेशा 12 बजे तक हमने क्लास ली है, और उसके बाद 2 घंटे का गैप आपको मिला है हमेशा। लेकिन अगर कभी आपको, मैंने पहले ही बोल दिया था, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, कभी अगर आपको पेन लेना भी पड़े तो क्या दिक्कत है भाई, एग्जाम कितने नजदीक है, और उस एग्जाम पे आगे की पूरी हमारी जिंदगी टिकी हुई है, हमारा पूरा करियर उस पर टिका हुआ है। तो नो एक्सक्यूजेज यार, नो एक्सक्यूजेस। अगर फोड़ना है आपको तो भिड़ना भी तो पड़ेगा ना, भिड़ोगे तो ही बढ़ोगे, सीधी सी बात है। जब तक आप भिड़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे कैसे? -1 आएगा, कहाँ आएगा? हाँ -1 माइनस। तो फिर क्या होगा कि यहां पर ऑलरेडी माइनस था, तो ये वाला जो है ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें साइन बदल जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये साइन बदल जाएगा, तो यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा। अगर पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके कोई नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं? नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही लेना है, -1 ही था वो, गलती मत कर देना। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के 2 तरीके। अगर आपको अल्फा बीटा गामा उसने दे दिया तब तो आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा करके निकाल लोगे। अगर उसने अल्फा बीटा गामा नहीं दिया तो फिर वो इस तरीके से पॉइंट्स देगा आपको, तो पॉइंट्स से पहले निकलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज से फिर निकलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब यहां पर देखें कि सर ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है, कितने हैं सर ये? तो ये प्लस माइनस का लफड़ा ये है कि यहां पर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। प्लस माइनस के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो बहुत सारे, है ना? क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2/√5 -1/√5 और ये 0, और -2/√5 1/√5 2/√5 1/√5 -2/√5 -1/√5। ठीक है, तो प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। चले, इसके बाद है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर आपको 2 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है आपको। तो यहां पर 2 केस बनते हैं। पहला है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो मान लो आपके पास 2 लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये L1 है, ये L2 है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L1 L1 M1 ये, और इसके है L2 M2 N2। ठीक है, तो ये एंगल मुझे निकालना है cos थीटा। फॉर्मूला क्या है सर? देखिए, फॉर्मूला होता है यहां पर cos थीटा का डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लीकेशन, पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा L1 L2, प्लस दूसरा वाला दूसरे से, प्लस तीसरा वाला तीसरे से, और इसका मॉड। मॉड क्योंकि यहां पर 2 लाइंस के बीच में 2 एंगल बनते हैं। जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो 2 एंगल बनते हैं। एक होता है छुटकू वाला एंगल जो होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, और उसी को 180 में से माइनस कर दो, सॉरी ये होता है एक्यूट एंगल, और उसी को 180 में से माइनस करेंगे तो एक्यूट एंगल। तो जनरली हम ये टॉपिक आपका रिमूव्ड है, लेकिन ये आगे काम आएगा, आपके आगे वाले टॉपिक में काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। ठीक है, तो यहां पर देखें, आप जब भी आप 2 लाइंस के बीच में एंगल निकाल रहे हैं तो लाइंस के बीच में हमेशा 2 एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल।
जो एक्यूट एंगल होता है वो हम यहां से निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट, इसलिए मॉड लगा दिया मैंने ताकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आए, ताकि एक्यूट एंगल आए। वो जो एंगल आएगा उसको 180 में से माइनस करेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। अब डायरेक्टली लाइंस के बीच में एंगल निकालना ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपको, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे काम की। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 90 हो गया और cos 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लीकेशन का जो सम होता है वो 0 होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। तो ये पहला टाइप, जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में अगर निकालना हो, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे तो ये करेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन नहीं तो क्या गिवन होगा, तो फिर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। तो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, तो इस बार आपको लाइंस दी गई है, वापस से दो लाइंस है हमारे पास, L1 L2, लेकिन इस बार आपको उनके डायरेक्शन रेशियोज पता है। तो वापस से उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालेंगे। एक्यूट एंगल होगा डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन। ये तो बिल्कुल सर वैसे ही होगा जैसे पहले था, लेकिन यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा डिवाइड में है। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, इसका मॉड। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना है तो फिर ये फॉर्मूला है। यहां पर भी अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो जाएगा 0, ये पूरा 0 में चला जाएगा। तो फॉर्मूला आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये 0 होगा। तो अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस के सम प्रोडक्ट का सम वो भी 0 होगा, और उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम वो भी 0 होगा। क्या ये कहानी क्लियर है? फटाफट से, यहां तक कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लें भाई, जिसको कुछ भी डाउट है यहां तक पूछें, पूछिए भाई, पूछिए पूछिए पूछिए। बिल्कुल ये स्केलर प्रोडक्ट जैसा ही है, स्केलर प्रोडक्ट ही है ये एक्चुअल में। मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहां देखें, जब आप इससे देखेंगे तो यहां से एक वेक्टर बनाया जा सकता है A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप, और यहां से भी वेक्टर बनाया जा सकता है। उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही है थीटा। तो ये एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट ही है। दोनों वेक्टर का डॉट करेंगे तो यही आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही आएगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड यही आएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट जैसा ही है, उसी से बना है, ये उसी से बना है। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? कुछ नहीं है, डीआर्स वाला ये है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन उसका सम कर दो, ये तो न्यूमिनेटर में आएगा, और दोनों के अलग अलग डायरेक्शन रेशियो उनका स्क्वायर करें, ऐड करें, रूट ले लें, स्क्वायर करें, ऐड करें, रूट ले लें, ये डिनोमिनेटर में आएगा। अगर आप लाइंस परपेंडिकुलर है cos 90 हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा, तो cos 90 होता है 0, डिनोमिनेटर पूरा 0 में चला जाएगा तो न्यूमिनेटर 0 होगा, न्यूमिनेटर 0 होगा। तो ये कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़े, चलें आगे। ऑल राइट, देयर वी गो। चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 11.1 के ये क्वेश्चंस हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ये 1 मार्क या 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे भाई राघव। राइट, क्लास के बाद जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो एनर्जी नहीं आती जैसी क्लास में आती है। एग्जाम के बारे में याद करो बेटा, अपने आप एनर्जी आएगी।
एग्जाम के बारे में याद करें, अपने आप एनर्जी आ जाएगी। एग्जाम आने वाला है, डेट नजदीक है। कैसे हमारे पास जो है, जब हमारा एग्जाम जो है कल ही होता है, हमें पता होता है कि कल ही मेरा एग्जाम है, तब हम पूरी रात जगते हैं, हम नींद नहीं लेते हैं, सोते नहीं है। कैसे एनर्जी बरकरार रहती है। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी अगर हम एग्जाम के कुछ दिन पहले लगा देंगे तो शायद उस रात को नहीं जगना पड़ेगा हमें। ठीक है। एनर्जी कैसे आ जाती है हमारे अंदर, जब हमें पता लगता है कि यार एवेंजर्स एंड गेम जो है मूवी लगने वाली है और इस बार देखें थैनोस क्या करता है, तो बिल्कुल फटाफट से एनर्जी आती है, टिकट बुक किया जाए, फटाफट चला जाए। राइट। अरिंदम, पहली बार कोई टीचर मैथ्स के फॉर्मूले समझा रहे हैं। बेटा ये सारे फॉर्मूले जो आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं इन सबके प्रूफ्स हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग ईयर में पढ़ाते हैं, जब पूरा साल भर स्टडी करते हैं, जब वो चैप्टर पढ़ाया जाता है, तब ये सारे फॉर्मूले, एक फॉर्मूले डिराइव कराए जाते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। टीडी को जहां पर 7 से 8 लेक्चर दिए जाते हैं, यहां पर 3 लेक्चर हमें मिले हैं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। इसलिए मैं प्रूफ्स जो है वो, इसलिए वो प्रूफ्स को मैं थोड़ा सा यहां पर स्किप कर रहा हूं। थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो, एनर्जी आ जाएगी भाई। ठीक है। लेकिन तबीयत मत खराब कर लेना अपनी, क्योंकि एग्जाम तक अब आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है भाई। क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट से। ऑल राइट, तो ऋषिका का आंसर आ गया है, दीपशिका का आंसर आ गया, अंशुल का आंसर आया। गुरुजीत, एग्जाम में डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएंगे बेटा, 3D के कोई डेरिवेशन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। क्लास में मजा आ रहा है। हर्ष कुमार, बेटा कुछ ही देर पहले आप कह रहे थे कि सर क्लास कितनी बजे खत्म हो रही है, मुझे जाना है सर कहीं पर, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। तो हर्ष तो है थोड़ा सा मोटिवेट हो गया, बाकी लोग भी मोटिवेट हो जाओ यार। हर्ष ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर क्लास कितनी बजे खत्म हो गया, वो हर्ष मुझसे कह रहा है कि सर क्लास में मजा आ रहा है। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। फ्रिज नहीं है सर, स्वप्निल। कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ, फ्रिज आपको गिफ्ट कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। वो छुटकू वाला आता है ना, इसमें 2 बॉटल्स रख सकते हैं आप, वो वाला गिफ्ट कर देंगे आपको। स्वप्निल, थोड़ा मोटिवेट करा दो सर। आपका गाना गा के सुनाऊं भाई? कौन सा गाना सुनना है बताओ, कौन सा गाना सुनना है? गला ठीक कर लूं अपना, ठंडा पानी पिया मैंने अपनी। कोई गाना सुनना है क्या आप लोगों को? हाँ भाई। उत्कर्ष, उत्कर्ष बालक इतना मोटिवेट रहता है, जब से मैंने कोई मिमिक्री की है तो वो बस फरमाइशें करता रहता है। जैसे वो होता है ना कि कोई महफिल जम रही है और सामने से फरमाइश आती है, एक पर्ची में लिख कर छोटी सी कि सर ये गजल सुना दो, एक बार बड़ी गजल आपकी ये सुनी थी, ये वाली गजल सुना दो। तो उसको उत्कर्ष बार 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 टाइप करता है, सर सनी देओल की वॉइस निकाल दो, सर बाबूराव स्टाइल। उत्कर्ष ये सवाल कम करता है कि, उत्कर्ष ये सवाल कम करता है कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दो, या ये वाला डाउट मुझे रहा, सर सनी देओल की वॉइस निकाल दो। शुक्र है उसने ये नहीं बोला कि सर आपका धर्मेंद्र नाम है तो धर्म पाजी की वॉइस निकाल दो सर एक बार। वाह देखो, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने गाने का पूछा, देखो एक एक की एनर्जी वापस आ गई है, एक एक की एनर्जी वापस आ गई है भाई। ठीक है। गाना तो नहीं, कुछ शायरी में सुना देता हूँ, मेरे पास उसका थोड़ा सा कलेक्शन है। जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, शायरी सुना देते हैं आपको।
देखिए ये जो शायरी है, ये जो शायरी है, शायरी सुना रहा हूँ मैं, शायरी है ना, ये जो शायरी है ये आपकी तरफ से मेरे लिए है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, आपकी तरफ से मेरे लिए। ऐसा होना चाहिए आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स मी और टुवर्ड्स द क्लास कि बच्चे जो हैं, जितने प्यारे प्यारे बच्चों जो देख रहे हैं अभी, वो सब कह रहे हैं कि सर आपके लिए एक सुनिए। देखिए तो आपकी तरफ से मैं, देखिए यहाँ पर भी मैंने वो जो मेरे अंदर भरा है, वो जो फील है, वो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ आपको कि जितने आप लोग बैठे हो, सब आप लोग कह रहे हो मुझे कि सर हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, सर हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पे हम एतबार कर लेंगे। तो सर जो भी आप बता रहे हैं यहाँ पर, जो भी फॉर्मूले आप बता रहे हैं, हम उस पर हम एतबार कर लेंगे, ठीक है। आपकी हर चीज से हम प्यार कर लेंगे और आपकी हर बात पे हम एतबार कर लेंगे। कहाँ गया? नहीं ये नहीं था यार, ये बैठेगा नहीं। कौन सी शायरी? अच्छा मेरे पास एक शायरी और थी, ये तो बड़ी अजीब सी हो जाएगी। कहाँ गई वो शायरी? मैंने डिलीट कर दी। चलिए कोई बात नहीं। वाह देखो क्या डिमांड आई है। अमित शाह ने बोला कि सर सनी देओल की आवाज में शायरी सुना दो। पापा कहते थे, पापा ने कहा था मुझसे कि बेटा अगर देखो जेई की एग्जाम में मार्क्स लेके आने हैं ना, तो 3D वाला जो चैप्टर है ना, वो डीसी सर से पढ़ना और पूरा पढ़ना, और एक्स्ट्रा क्लास भी अटेंड करना, और कोई क्लास मिस मत करना, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। पापा ने ऐसा कहा था, मैंने यही किया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हो गया थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट अप। हमारे पास यहां पर 3 एंगल से एक लाइन जो है 3 एंगल बना रही है। एंगल आपको दे रखे अल्फा बीटा और गामा, राइट। तो आपको पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस। अरे कितना लल्लू क्वेश्चन यार, सो लल्लू क्वेश्चन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 हो गया 0, कॉस 135 डिग्री -1/√5, कॉस 45 डिग्री 1/√5। ये आपके एल एम और एन, ये आपके एल एम और एन, और एल एम और एन का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। चेक कर लेना भाई एक बार, तो क्या इनके तीनों का स्क्वायर का सम 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यस। इन तीनों के स्क्वायर का सम जो है वो 1 ही है। हो गया भाई, काम खत्म, राइट। देखें आप, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको एक लाइन जो तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपको चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा बराबर दे रखा है, तो यहां पर एल हो गया कॉस अल्फा, एम हो गया कॉस बीटा, लेकिन कॉस बीटा भी कॉस अल्फा ही है, और एन है कॉस गामा, और कॉस गामा भी, वो भी कॉस अल्फा ही है। तो यहां पर कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा है ही, कॉस बीटा भी कॉस अल्फा है, और कॉस गामा भी कॉस अल्फा ही है। तो इसको देखकर मुझे एक डायलॉग याद आ गया मूवी का, ठीक है। नेगेटिव में भी होगा ना? हाँ मतलब ये तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट एंगल है, तो आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा। हाँ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे तो सिर्फ एंगल्स वाले पूछे, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेगेटिव जब पूछे तब निकालना है, अदरवाइज नहीं। देखिए यहाँ पर जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा सारे कॉस अल्फा हो गए, तो एक डायलॉग यहाँ पर याद आ गया। कौन सा मूवी है? देखो मेरे को जो, मुझे जो मूवीज में जो मुझे कैरेक्टर जो पसंद है, मुझे
गोविंदा जो है वो बहुत पसंद है, तो गोविंदा की मूवी मैं बहुत फॉलो करता हूँ, हालांकि अभी तो आउट ऑफ वो हो गया है बाहर। तो उसी की मूवी का डायलॉग मुझे वो कॉमेडी वो जो है वो बहुत पसंद है। मैंने एक मूवी का डायलॉग को पहले भी बोला था। तो यहाँ पर देखें, जो कॉस अल्फा है वो तो कॉस अल्फा है ही, जो कॉस बीटा है वो भी कॉस अल्फा है, और जो कॉस गामा है वो भी कॉस अल्फा ही है। तो डायलॉग याद आ गया कि सर परेश रावल शायद कैरेक्टर था और हसीना मान जाए मूवी थी, तो वो बोलता है कि साहब जी जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, वो चाचा कोई है ही नहीं। तो जो कॉस अल्फा है वो कॉस अल्फा है, जो कॉस बीटा है वो भी कॉस अल्फा है, जो कॉस गामा है वो भी कॉस अल्फा ही है। तो कॉस बीटा कोई है ही नहीं, कॉस गामा कोई है ही नहीं, या तो सब कुछ कॉस अल्फा ही है। अब हमें पता है कि तीनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1। पी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1। कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3 कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3। तो एल एम और एन तीनों की वैल्यू यही है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो यहां पर अब ये प्लस माइनस के यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, शायद 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहां पर। कैसे? देखो मैं इधर लिख देता हूं कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे। 1/1 तो तीनों को प्लस ले लो, तीनों को माइनस ले लें, प्लस माइनस। तो इस तरीके से आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन यहां पर वैलिड रहेंगे, राइट। तो इतनी सारी लाइंस जो भी ये कॉम्बिनेशन यहां पर बनेंगे वो देख लेना, इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, और भी बनेंगे, मैंने कुछ लिखे हैं, आगे देखें। इफ द लाइन है द डायरेक्शन रेशियोज, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अरे यार डायरेक्शन रेशियो मुझे दे रखे हैं, ए बी सी मुझे दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्या कर लोगे क्या? अरे बोलो ना, कर लोगे? हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? हो जाएगा ये क्वेश्चन? एबीसी आपको दे रखा है, एलएमएन आपको निकालना है, क्या कोई ये बहुत बड़ी बात है? क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? नहीं आएगा, लेकिन ये हमने कर लिया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन नहीं लिखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ आप तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं इसका आंसर। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? वाह बहुत बढ़िया, जतिन भाई साहब जी तो शायरी वाले उस जोन में चले गए हैं जहां महफिल सजी पड़ी है और जतिन जी जो है शायरी गा रहे हैं। बिल्कुल बस करो बेटा, वापस आ जाओ, अब कम बैक कम बैक। सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब आपको पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करना है तो वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका हमने वेक्टर में आज ही देखा था। यहां पर तरीका क्या है कि आप ए बी, बी सी और सी ए इन सभी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, इन सभी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। यहां देखें इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, बी माइनस ए कर दो, -3 -5 -3। बीसी में देखें सी माइनस दिस 6 10 6। और यहां देखें सी ए 5 - 2 3 8 - 3 5। अब आप देखिए डायरेक्शन रेशियो में एक बहुत ही डायरेक्शन रेशियो राम दामदर पूछा है कि सर डायरेक्शन कॉम्बिनेशन क्यों लेने पड़ते हैं? कॉम्बिनेशन से आपको पता लगेगा कि ऐसी कितनी लाइंस हैं, है ना। नंबर ऑफ लाइंस अगर आपसे पूछा तो कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें आप, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गया, हमने दो का पेयरिंग करके हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। लेकिन डायरेक्शन रेशियो की एक खास बात होती है, डायरेक्शन रेशियो की खास बात होती है। खास बात क्या होती है
कि डायरेक्शन रेशियो में अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तीनों में, तो कॉमन लेकर उसको आप हटा सकते हो, तब भी वो डायरेक्शन रेशियो ही रहेंगे, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं। जब भी प्रोपोर्शनल की बात आती है तो वहां पर हम कॉमन लेकर नंबर हटा देते हैं। तो यहां पर भी देखें, -3, -5, -3 में -1 कॉमन आ रहा है, हटा दो, तो एक्चुअल में इसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो 353 लिए जा सकते हैं। यहां देखें, यहां पर भी आप 2 कॉमन लेकर हटा सकते हैं। 2 कॉमन लेकर आपने हटाया तो 353, ये भी 353 आएगा। यहां देखें, यहां तो एज इट इज यही है, तो तीनों के डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए, मतलब तीनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कोलिनियर। अब आप देखें, इसीलिए मैंने बोला था, एक बार ने पूछ भी लिया यहां पर कि सर सी ए के आपने निकाले तो आपने सी में से ए को माइनस किया, जबकि आपको ए में से सी को माइनस करना था, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप 2 पॉइंट आपको पता है, आप किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस क्या आएगा? माइनस का आएगा, तो माइनस तो आप वैसे भी कॉमन लेके हटा सकते हो। अगर ये डी आर है तो ये भी डी आर है, उस लाइन के डी आर्स अगर ये हैं तो ये भी उसी लाइन के डी आर्स हैं। तो पॉइंट को आप किसी से भी माइनस करें, डिफरेंस सिर्फ माइनस का आता है, और वो माइनस को भी आप हटा सकते हो। तीनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है तीनों एक ही लाइन पर हैं। ये तीनों ए बी बी सी सी ए एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब एक कोलिनियर है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। अरे भाई, आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ट्रायंगल, ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे, 3 4 -3 5 -4 -1 1 2 -5 -5 -2। आपको बताना है इन तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस। तरीका क्या रहेगा, जल्दी से बताओ भाई, क्या तरीका रहेगा? इन तीनों के अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा। तो पहले एबीसी निकाल लो तीनों के लिए, और एबीसी से एलएमएन निकालना। क्या आपको आता है क्या? अरे आता है क्या? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना भाई, आता है? अगर आप मना किया तो मैं इसके स्क्रीन के अंदर से घुस के वहीं आ जाऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको वर्टिसेस पता है तो उससे आप एबीसी निकाल लोगे माइनस करके, और एबीसी निकालने के बाद में एलएमएन बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ट्राई करेंगे भाई इसको। देखें आप, आपको अल्फा 90, बीटा 60 और गामा आपको दे रखा है डेल्टा। यहां से एल कितना हो गया, यहां से एम कितना हो गया, यहां से एन कितना हो गया। ये हो गया cos 90 0, ये हो गया cos 60 हाफ, ये हो गया cos डेल्टा। कैसे रहेगा? अब हमें अच्छे से पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, तो 0 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस cos डेल्टा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स 1 - 1/4 3/4। तो यहां से कॉस डेल्टा हो जाएगा 3/4 का रूट प्लस माइनस √3/2। कॉस डेल्टा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो √3/2 और एक कॉस डेल्टा की वैल्यू आई है माइनस √3/2। लेकिन आप देखें यहां पर आपको डेल्टा के बारे में बोला, डेल्टा इज एक्यूट। अगर डेल्टा एक्यूट एंगल है, अगर डेल्टा एक्यूट एंगल है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रहेगा पॉजिटिव। तो यही आंसर है। तो यहां से डेल्टा अगर आप निकाल लेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। तीसरा एंगल इज 30 डिग्री। आज केमिस्ट्री में सब सो जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में सब जाके रहोगे, बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ध्यान मैथ्स पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में पूरे ले आओ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भगवान भरोसे, ठीक है ना। पूरा ध्यान मैथ्स पे, पूरी एनर्जी मैथ्स पे लगा दो भाई। केमिस्ट्री में आज कौन से सर की क्लास है, किसकी क्लास है भाई? हर्ष कुमार। बेटा बहुत सारे ऑप्शन है आगे, बहुत कुछ कर सकते हो आप, किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर कॉलेज में पर्टिकुलर कोटा है आपके लिए। तो आप पहले अच्छे से पढ़ाई करो पूरी एनर्जी के साथ, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ, कॉलेज भी फिर आपको अच्छा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करने वाले के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। नेक्स्ट इज व्हाट? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस। अच्छा, तो ऑल राइट, युवराज सर की क्लास है, ओपी सर की क्लास है। कोई कह रहा है युवराज सर की क्लास है, कोई कह रहा है ओपी सर की क्लास है। आपको ये नहीं पता किसी क्लास है भाई? वाह। देखिए कल का जो शेड्यूल है वेक्टर का, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है कि कल भी 2 क्लास रहें, लेकिन दूसरी क्लास छोटी रहेगी, 1 घंटे की रहेगी, उसमें वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम 45 मिनट्स में हम वो सारे क्वेश्चंस वेक्टर के कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से हमारा अगला लेक्चर जो है वो शुरू होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग जाएंगे भाई, ठीक है। यहां से कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग जाएंगे, तो यहां से आपकी जो कहानी है वो शुरू होगी, राइट। तो बिल्कुल 3D और वेक्टर का ये जो सफर है, 3D और वेक्टर का ये जो सफर है, ये आगे भी जारी रहेगा। अभी अगले 2 दिन, अगले 2 दिन तो बिल्कुल शिनचैन सर, कैन यू सी माई चैट्स? यस बेटा बिल्कुल, आई कैन सी। शिनचैन और नोबिता की चैट नहीं देखूंगा तो कैसे काम चलेगा भाई? दोनों के पास सुपर पावर से पता नहीं क्या हाल करेंगे मेरा, ठीक है। बिल्कुल, चलिए तो मैं यहीं पर क्लास को रोकता हूं। 10 मिनट आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए, 2 बजे से फिर आपका शेड्यूल अगला शुरू हो जाएगा। तो यहीं पर एंड करते हैं इस क्लास को। आज की कहानी यही, कल फिर मुलाकात होगी किसी मोड पर, किसी नई कहानी के साथ में, किसी नई मिमिक्री के साथ में, किसी नए जोक के साथ में, बहुत सारे ढेर सारे नए फॉर्मूले के साथ में, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन एनर्जी रहेगी बरकरार, और करेंगे कल की क्लास का बड़ी बेसब्री से इंतजार। टिल देन जय माता दी एंड बाय बाय।